हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके डी चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फटाफट से सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक और शेयर करेंगे और अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे जिनका दोस्तों एसएससी जीडी में एग्ज़ाम है। दोस्तों, कहते हैं कि लक्ष्य हमेशा अर्जुन के बाण के जैसा होना चाहिए। लक्ष्य हमेशा अर्जुन के बाण के जैसा होना चाहिए और हौसला दोस्तों हमेशा सीमा पर खड़े जवान के जैसा होना चाहिए। तो उसी मोटिवेशन और जोश के साथ में हम आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। फटाफट से सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त लाइक और शेयर करेंगे। यहाँ पर दोस्तों पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे और इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताएंगे सभी दोस्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी है दोस्तों कुमारगुप्त, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो नालंदा विश्वविद्यालय की अगर बात की जाएगी तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कुमारगुप्त ने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और कुमारगुप्त की अगर बात की जाएगी तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद दोस्तों गुप्त वंश का शासक कौन बना था? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त दोस्तों किस साम्राज्य का शासक है? तो दोस्तों किस वंश का है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, गुप्त वंश का शासक है। किस वंश का शासक है? गुप्त वंश का शासक है। इसने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। साथ ही साथ में दोस्तों अगर बात की जाएगी कुमारगुप्त की तो सर्वाधिक अभिलेख गुप्त शासकों में से किसके हैं? तो सर्वाधिक अभिलेख किसके हैं? सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक अभिलेख दोस्तों कुमारगुप्त के हैं। सर्वाधिक अभिलेख गुप्त शासकों में से किसके हैं? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कुमारगुप्त के हैं। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी दोस्त ध्यान रखेंगे, जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं नालंदा विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? कुमारगुप्त के द्वारा। यहाँ पर दोस्तों कुछ अन्य प्रमुख दिए हैं, इनको भी समझने का प्रयास करेंगे। अगर बात की जाएगी दोस्तों चंद्रगुप्त के, तो चंद्रगुप्त कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त दोस्तों तो चंद्रगुप्त ये भी दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम की अगर बात की जाएगी, यहाँ पर दो चंद्रगुप्त थे, एक तो चंद्रगुप्त प्रथम था और एक था चंद्रगुप्त द्वितीय। दोनों के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम की अगर बात की जाएगी तो गुप्त वंश का दोस्तों संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। लेकिन अगर बात की जाएगी वास्तविक संस्थापक कौन था, तो दोस्तों वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त को माना गया। साथ ही साथ में चंद्रगुप्त प्रथम की अगर बात करेंगे तो दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम में 319 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे 319 ईस्वी में इसने गुप्त संवत चलाया था। कौन सा संवत चलाया था? गुप्त संवत चलाया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ में चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी के राजकुमार लिच्छवी के ध्यान रखेंगे, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ में विवाह किया था। लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ में विवाह किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। सेकंड की बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त सेकंड दोस्तों समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। समुद्रगुप्त यहाँ पर इसमें यहाँ पर लिखा हुआ, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चंद्रगुप्त का अगर बात की जाए गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त, लेकिन वास्तविक संस्थापक कुमारगुप्त था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद दोस्तों कौन आया था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को दोस्तों क्या कहा गया? समुद्रगुप्त दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम के बाद यह जो है गुप्त साम्राज्य का शासक बना। इसे दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा गया। क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन। तो अगर आपसे पूछा जाता है भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया। साथ ही साथ में दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति का उल्लेख किसके द्वारा कराया गया था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। प्रयाग प्रशस्ति का उल्लेख किसने किया था? प्रयाग प्रशस्ति का उल्लेख किसने किया था? तो दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति का उल्लेख समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था जिसका नाम था हरिसेन। तो हरिसेन ने दोस्तों इसका जो है प्रयाग प्रशस्ति का उल्लेख किया था। प्रयाग प्रशस्ति का सभी दोस्त जुड़े रहेंगे आज के इस सेशन में। दोस्तों थोड़ा सा स्वास्थ्य में गड़बड़ी है, लेकिन आपकी क्लास में दोस्तों कोई भी जो है क्वेश्चन में दोस्तों आपका एनालिसिस में कोई भी विशेष आपको बदलाव नहीं नज़र आएगा। हर चीज़ हम आपको बताएंगे, बस आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहेंगे। बिना किसी भी दिक्कत के आप सभी को पूरा ये सेशन हम कंप्लीट करवाएंगे। साथ ही साथ में प्रतिदिन जब तक एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नहीं होता
प्रतिदिन आपका एक प्रैक्टिस सेट होगा, इससे जुड़कर आप लोग अपने एग्जाम में बेस्ट स्कोर करके आने वाले हैं। तो यहाँ पर समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, जिसका वर्णन दोस्तों किसमें मिला था? प्रयाग प्रशस्ति में। तो अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अश्वमेध यज्ञ गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने करवाया था। और इसका वर्णन दोस्तों कहाँ पर है? तो इसका वर्णन दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति में है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों एक और बच्चा, इसे भी हम लोग साथ ही साथ में देखेंगे। अगर बात की जाएगी हर्षवर्धन की, तो जो पूछा जाता है वो आपके लिए जानने के लिए जितना जरूरी है हर चीज़ बताने वाले। हर्षवर्धन दोस्तों 16 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठा था। साथ ही साथ में इसे इन्होंने, हर्षवर्धन ने किसकी उपाधि धारण की थी? शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और ये दोस्तों किस वंश के हर्षवर्धन संस्थापक थे? वो संस्थापक नहीं थे दोस्तों, ये हर्षवर्धन वंश के संस्थापक, वर्धन वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? वर्धन वंश के शासक थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन था? दोस्तों हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम दोस्तों बाणभट्ट था। क्या नाम था? बाणभट्ट। बाणभट्ट की पुस्तक का नाम कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो हर्षचरित। हर्षचरित दोस्तों किसकी पुस्तक का नाम है? हर्षचरित दोस्तों बाणभट्ट की पुस्तक का नाम है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, हर्षचरित। और दोस्तों हर्षवर्धन के बारे में अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर सभी दोस्त देखेंगे, हर्षवर्धन ने दोस्तों किस नाटकों की रचना की? तो यहाँ पर ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन के नाटकों की बात की जाएगी तो इनके कौन कौन से नाटक हैं? तो दोस्तों इनके 3 नाटक जो है इनके समय के बहुत ही प्रसिद्ध है। रत्नावली, एक तो आपका रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, ये दोस्तों किसके हैं? ये हर्षवर्धन के हैं। हर्षवर्धन के भाई का नाम दोस्तों राजवर्धन था, और साथ ही साथ में इनके बहन का नाम दोस्तों राजश्री था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान मिला है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हैं एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर दोस्त जरूर करेंगे अपने उन सभी दोस्तों तक दोस्तों जिनका एग्जाम है एसएससी जीडी का। तो निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान मिला है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए है अयूब खान, ऑप्शन बी है दोस्तों मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों मोरारजी देसाई। सही आंसर क्या होगा एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी भारत रत्न सम्मान और साथ ही साथ में दोस्तों पाकिस्तान का जो सर्वोच्च सम्मान है निशान पाकिस्तान, तो यह किससे मिला है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को दोस्तों यह सम्मान मिला। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ये दोस्तों पहले प्रधानमंत्री है जिन्हें दोस्तों भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान के साथ साथ में पाकिस्तान का भी सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ। पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान अगर बात की जाएगी तो क्या है? निशान पाकिस्तान। अगर बात की जाएगी इन्हें भारत रत्न कब मिला था, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इन्हें भारत रत्न 1991 में मिला, और इन्हें दोस्तों 1988 में निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। और दोनों ही दोस्तों दोनों देशों के बहुत सर्वोच्च सम्मान है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है और निशान पाकिस्तान दोस्तों पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। यहाँ पर दोस्तों भारत रत्न की बात की जा रही है, तो सभी दोस्त एक बार देखेंगे और सही आंसर जो है अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों भारत रत्न की बात की जाएगी जिससे कई प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। आपको पता है आपका कोई भी एग्जाम हो सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है स्टैटिक जीके से पूछे जा रहे हैं, तो अपने स्टैटिक जीके के पोर्शन को मजबूत करने के लिए हमारे सेशन से प्रतिदिन जरूर जुड़ेंगे। और स्टैटिक जीके की एसएससी जीडी की दोस्तों टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज हमने सेट करवाया है, तो उसे जाकर जरूर देखेंगे, जिसके माध्यम से आप सभी दोस्त बेस्ट तैयारी कर पाएंगे। दोस्तों भारत रत्न सम्मान की बात की जाएगी तो यह किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कला साहित्य विज्ञान, कला साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र के लिए, साथ ही साथ में जन सेवा के उत्कृष्ट कार्य के लिए, जन सेवा के उत्कृष्ट कार्य के लिए दोस्तों कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो जन सेवा के उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत रत्न सम्मान दिया जाता है। इसे दोस्तों ध्यान से देखेंगे सभी दोस्त और एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगर बात की जाएगी भारत रत्न, दोस्तों भारत रत्न की शुरुआत कब हुई है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे भारत रत्न की स्टार्टिंग शुरुआत कब से शुरू हुआ या,
तो 1954 से स्टार्ट हुआ, या कब से स्टार्ट हुआ? 1954 से भारत रत्न सम्मान की शुरुआत हुई। और यह दोस्तों सम्मान कब दिया जाता है? तो 26 जनवरी को प्रतिवर्ष दोस्तों भारत रत्न सम्मान दिया जाता है। और कौन देता है इसे दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति देता है। कौन देता है? भारत का राष्ट्रपति यह सम्मान देता है। और इसमें दोस्तों क्या होता है, भारत रत्न सम्मान की बात की जाएगी तो इसमें दोस्तों एक मेडल होता है। क्या होता है? मेडल। और मेडल पर दोस्तों क्या बना होता है? पीपल के पत्ते, क्या बना होता है? पीपल के पत्ते के आकार पर सूर्य का चित्र बना होता है। पीपल के पत्ते की आकृति पर, पीपल के पत्ते की आकृति पर किसका चित्र अंकित होता है? तो सूर्य का चित्र अंकित होता है। सूर्य का चित्र अंकन होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। सभी दोस्त एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। भारत रत्न सम्मान की यहाँ पर बात हो रही है तो सभी दोस्त देख रहे हैं ध्यान से, एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। भारत रत्न सम्मान दोस्तों एक बार इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था 1977 में। तो दोस्तों 1977 में इसे क्या किया गया था? बंद किया गया। और बाद में दोस्तों इसे ये जब बीजेपी की सरकार थी दोस्तों तब इसे बंद किया गया। दोबारा जब दोस्तों पुनः कांग्रेस की सरकार आई तो 1980 में दोस्तों इसे जो है फिर से स्टार्ट किया गया, फिर से शुरू हुआ दोस्तों भारत रत्न सम्मान। अगर दोस्तों बात की जाएगी भारत रत्न सम्मान की बात की जाएगी तो भारत रत्न सम्मान सबसे पहले किस व्यक्ति को मिला है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो भारत रत्न सम्मान दोस्तों सबसे पहले किस व्यक्ति को मिला? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 3 व्यक्तियों को मिला है। सबसे पहले एक तो है दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। और दूसरा नाम दोस्तों क्या है? सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, दूसरा नाम है सर सीवी रमन, सर सीवी रमन। और तीसरा नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों 3 लोगों को एक साथ भारत रत्न सम्मान मिला था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। दोस्तों यहाँ पर चंद्रशेखर वेंकट रमन, सर सीवी रमन को मिला। और साथ ही साथ में दोस्तों किसे मिला? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को मिला। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को यह सम्मान मिला। और सबसे खास बात यह है दोस्तों इन्हें यह सम्मान कब मिला था? 1954 में। 1954 में दोस्तों यह सम्मान मिला। तो अगर आपसे पूछा जाता है भारत रत्न सम्मान कब से स्टार्ट किया गया तो भारत रत्न सम्मान की शुरुआत 1954 से स्टार्ट हुई। 3 लोगों को सबसे पहले दिया गया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर सीवी रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है किस मौसम या परिस्थिति में सड़कों पर लगे तार आसानी से टूट जाते हैं? ग्रीष्मकाल, ऑप्शन बी है शीतकाल, ऑप्शन सी है मौसम के बारिश के समय में, या फिर व्यस्त ट्रैफिक के समय में। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों शीतकाल। दोस्तों शीतकाल के समय में जो सड़कों पर तार लगे हुए होते हैं यह आसानी से टूट जाते हैं, क्योंकि शीतकाल में सर्दी की वजह से क्या होता है, सर्दी की वजह से तार दोस्तों क्या होते हैं? सिकुड़ने लगते हैं। और सिकुड़ने की वजह से दोस्तों क्या होता है? सिकुड़ने की वजह से इनमें दोस्तों अधिक खिंचाव होता है और खिंचाव के कारण दोस्तों ये टूट जाते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो शीतकाल इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। विश्व का सबसे छोटा मेढक किस वर्ग का है? ऑप्शन ए है पेडोफ्राइन, ऑप्शन बी है दोस्तों पेपोब्राइन, या फिर ऑप्शन सी है बेडोस्राइन, या फिर दोस्तों ऑप्टिफ्राइन। इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे विश्व का सबसे छोटा मेढक किस वर्ग का है? तो पेडोफ्राइन, ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। विश्व का सबसे छोटा मेढक पेडोफ्राइन वर्ग का है। और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? इसकी लंबाई 8 से 9 मिलीमीटर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 8 से 9 मिलीमीटर इसकी लंबाई है। साथ ही साथ में दोस्तों अगर बात की जाएगी इस मेढक की खोज दोस्तों 2011 में दक्षिण न्यू गिनी में हुआ था। ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 अप्रैल को, 24 अप्रैल को, 25 अप्रैल को, या फिर दोस्तों 26 अप्रैल को। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट दिवस 25 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
और इसके मनाने का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों विश्व भर में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करना और उसके लिए दोस्तों भूमिका के विषय में जागरूकता पैदा करना अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट दिवस का मुख्य कार्य है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है शोध और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 1982 में भारतीय वन्य जीव संस्थान का स्थापना कहाँ पर की गई है? कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई है। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो भारतीय वन्य जीव, ध्यान से देखेंगे, भारतीय वन्य जीव संरक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है देहरादून। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे देहरादून में दोस्तों भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना की गई देहरादून में। देहरादून में दोस्तों अन्य कौन कौन से संस्थान हैं जिनका मुख्यालय है? तो देहरादून की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव संस्थान तो देहरादून में है ही। साथ ही साथ में अन्य दोस्तों अगर बात किया जाएगा दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ में दोस्तों देहरादून की अगर बात की जाएगी तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान भी दोस्तों कहाँ पर है? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान भी दोस्तों देहरादून में है। साथ ही साथ में भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ पर है ये भी ध्यान रखेंगे। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ पर है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे ये भी दोस्तों देहरादून में है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। आप लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने सभी दोस्तों तक। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है ध्यान से देखेंगे। उस्ताद अजमत अली खान किस वाद्य यंत्र में निपुण है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र में प्रमुख निपुण है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो उस्ताद अजमत अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है उस्ताद अजमत अली खान दोस्तों सरोद वादक थे। कौन थे? सरोद वादक थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इनका संबंध दोस्तों ग्वालियर से है। कहाँ से है? ग्वालियर से है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ में इन्हें दोस्तों यूनेस्को एवं यूनिसेफ सम्मान से नवाजा जा चुका है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे यूनेस्को और दोस्तों यूनिसेफ दोनों सम्मानों से इन्हें नवाजा जा चुका है। ठीक है। तो सरोद वादक दोस्तों जो कुछ प्रमुख सरोद वादकों की बात की जाएगी तो प्रमुख सरोद वादक कौन कौन से हैं कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो हमने आपको बताया था इसकी बहुत सारी ट्रिक्स दोस्तों। जितने आपके हैं सरोद वादक, वायलिन वादक, देहरादून ये सॉरी दोस्तों जो ये वाद्य यंत्र है ध्यान रखेंगे। जो वाद्य यंत्र है इसके लिए हम आपको सजेस्ट करना चाहेंगे वाद्य यंत्र के जो प्रमुख जो कलाकार हैं अगर इन्हें आप याद करना चाहते हैं तो इसे यहाँ पर आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो अगर वाद्य यंत्र के कलाकारों के नाम अगर आप लोग बहुत ही आसानी से याद करना चाहते हैं जो कि एसएससी के द्वारा बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है तो सभी दोस्त ध्यान से सुनेंगे। इसको सीखने के लिए आप सभी दोस्त हमारे शॉर्ट्स वीडियो को जरूर देखेंगे। शॉर्ट्स वीडियो में हर एक दोस्तों वाद्य यंत्र के संगीत वादकों के नाम दोस्तों एक ट्रिक के माध्यम से बताया गया बड़ी आसान तरीके से। एक बार सभी दोस्त बताएंगे और उसके बाद इस वीडियो में आकर जरूर बताएंगे कि उस ट्रिक के माध्यम से आपको याद हुआ है या नहीं याद हुआ। एक बार में ही आप सभी दोस्त उसे याद करेंगे और उसे आप लोग अपने कापी और कापी जो है अपने नोटबुक पर जरूर नोट करेंगे और फिर उसको एक दो बार पढ़ेंगे। बिल्कुल डेफिनेटली आपको हर चीज़ तैयार होने वाली है। तो इसके लिए दोस्तों इसी चैनल पर दोस्तों देखना, इसी चैनल पर इस वीडियो के बाद में वीके एडू चैनल पर दोस्तों शॉर्ट्स सेक्शन में जाएंगे तो उसमें आपको इसके ट्रिक्स की वीडियोस मिलेगी जिसके माध्यम से बहुत ही आसानी से आप याद कर सकेंगे। एक बार सभी दोस्त देखेंगे और फिर कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या वाकई में आप कुछ सीख पाए हैं उन ट्रिक्स के माध्यम से। तो एक बार इसमें एक दोस्तों अच्छा शानदार कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न है लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? लोक चित्रकला मधुबनी दोस्तों किस जो है राज्य में लोकप्रिय है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों मधुबनी की अगर बात की जाएगी तो मधुबनी दोस्तों कहाँ लोकप्रिय है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है मधुबनी दोस्तों कहाँ की लोक कला है? बिहार की दोस्तों
लोक कला है मधुबनी। दोस्तों कुछ प्रमुख लोक कलाएं हैं, इनको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बार इनसे प्रश्न पूछा जाता है। इनको हम सारी जितनी आपकी कलाएं हैं इनको एक बार बताएंगे और आप सभी दोस्त इसे याद कर लेंगे। तो एक तरफ हम आपको बताएंगे कला और इनसे संबंधित राज्य, तो सभी दोस्त देखेंगे और एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। कला और राज्य के बारे में बताने वाले हैं, तो सभी दोस्त देखेंगे कला और राज्य के बारे में। तो अगर सबसे पहले आपसे पूछा जाता है रंगोली किस राज्य से संबंधित है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे रंगोली किस राज्य से संबंधित है। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे रंगोली का संबंध दोस्तों महाराष्ट्र से है। किससे? महाराष्ट्र से दोस्तों रंगोली का संबंध है। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा साथिया, तो कमेंट सेक्शन में छाप देंगे साथिया का संबंध किससे है। अगर आपको पता है तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे साथिया का संबंध किस से है, सभी दोस्त बताएंगे साथिया। उसके बाद दोस्तों गोदना कला का संबंध किससे है, अहपन का संबंध किससे है। साथ ही साथ में आप सभी दोस्तों को बताना है मांडड़ा कला का संबंध किस राज्य से है। साथ ही साथ में आपको बताना है चौकपूर्णा, चौकपूर्णा कहाँ की लोक कला है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया। और दोस्तों मेहंदी, मेहंदी कहाँ की लोक कला है, इसे भी आपको बताना है। तो सभी दोस्त एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए हैं, एकदम शानदार तरीके से हर एक क्वेश्चन आप प्रिपेयर करने वाले हैं। दोस्तों आपको पता है रंगोली कहाँ की लोक कला है, तो महाराष्ट्र की। अगर बात की जाएगी साथिया दोस्तों, तो साथिया कहाँ की लोक कला है, तो दोस्तों साथिया गुजरात की लोक कला, कहाँ की है, गुजरात की लोक कला है साथिया। गोदना की अगर बात की जाएगी तो दोस्तों गोदना दोस्तों बिहार की लोक कला है। अहपन दोस्तों कहाँ की लोक कला है, तो अहपन दोस्तों बिहार की लोक कला है। और बिहार की एक और लोक कला जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जिसका नाम है दोस्तों मधुबनी। मधुबनी दोस्तों कहाँ की कला है, तो दोस्तों मधुबनी बिहार की कला है, इसे भी ध्यान रखेंगे। मांडड़ा की बात की जाएगी तो मांडड़ा दोस्तों राजस्थान की लोक कला है। चौक पूर्णा दोस्तों उत्तर प्रदेश की लोक कला है। मेहंदी दोस्तों कहाँ की है, तो मेहंदी दोस्तों राजस्थान की है। तो इसे दोस्तों जरूर याद करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे कहीं ना कहीं एक आधे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। रंगोली महाराष्ट्र, साथिया दोस्तों गुजरात, गोदना बिहार, अहपन दोस्तों बिहार और मधुबनी बिहार का है। मांडड़ा और मेहंदी दोस्तों राजस्थान का है। अगर बात की जाएगी चौकपूर्णा, तो चौकपूर्णा कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। सभी दोस्त इसका आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से किस देश में नील नदी नहीं बहती है, तो नील नदी दोस्तों किस देश में नहीं बहती है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तंजानिया, अल्जीरिया, मिस्र या फिर केन्या, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है नील नदी दोस्तों, या विश्व की सबसे लंबी नदी है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है। नील नदी की बात की जाएगी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी दोस्तों नील नदी है। और इसकी सीमा दोस्तों यह कहाँ नहीं बहती है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है अल्जीरिया। ये अल्जीरिया में नहीं बहती है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। यह दोस्तों भूमध्य रेखा से दक्षिण से निकलकर उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में होकर गुजरती है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे और अपने उन सभी दोस्तों तक दोस्तों आज के सेशन को जरूर शेयर करेंगे जिनका दोस्तों एसएससी जीडी का एग्जाम है। फटाफट से सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश में नील नदी नहीं बहती, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है अल्जीरिया। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, एल्युमिनियम, सोना, लोहा या फिर सीसा। तो दोस्तों कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है मुक्त अवस्था में, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है सोना दोस्तों। सोना मुक्त अवस्था में पाई जाती है। यह आग्नेय चट्टानों में दोस्तों इसका बहुत सूक्ष्म मात्रा में दोस्तों यह वितरित रहती है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। दोस्तों मूसी और भीमा नदी किस नदी की सहायक नदी है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मूसी और भीमा नदी किस नदी की सहायक नदी है, सभी दोस्त जितने सारे लोग आज के सेशन में जुड़े हुए हैं एक बार सभी दोस्त बताएंगे। और आज के सेशन को अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे दोस्तों जिनका एसएससी जीडी का एग्जाम है। सभी दोस्त आज के सेशन को फटाफट से लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो मूसी और भीमा नदी की बात की जा रही है यहाँ पर, सभी दोस्त बताएंगे मूसी और भीमा नदी किस नदी की सहायक नदी है, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, महानदी या फिर दोस्तों कृष्णा नदी।
तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है, तो सभी दोस्त छाप देंगे कमेंट सेक्शन में। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है मूसी नदी की अगर बात की जाएगी, और भीमा नदी या कृष्णा नदी की सहायक नदी है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगर बात की जाएगी कृष्णा नदी, तो दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, या दक्षिण भारत की नदी है, कौन सी है? कृष्णा। दक्षिण भारत की नदी है कृष्णा। अगला दोस्तों इसकी सहायक कौन कौन सी नदी है, इन्हें भी हम लोग देखेंगे। कृष्णा की सहायक नदियों में दोस्तों तुंगभद्रा कौन कौन सी है? सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा इसकी सहायक नदी है। कोमना दोस्तों इसकी सहायक नदी है। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी भीमा, तो भीमा दोस्तों और मूसी इसकी सहायक नदियां हैं। साथ ही साथ में येरला किसकी सहायक नदी है? बिंदी दोस्तों किसकी सहायक नदी है? तो ये दोस्तों जो है कृष्णा की सहायक नदियां हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो संविधान के मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर दोस्तों शामिल किया गया है? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कर्ण सिंह समिति ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है दोस्तों कृपलानी समिति। ऑप्शन सी है दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन डी है दोस्तों देवराज अरस समिति। सही आंसर क्या होगा? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य, तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन दोस्तों किसमें किया गया है? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन दोस्तों भाग 4 में किया गया। किसमें किया गया? भाग 4 का, भाग 4 का में किया गया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इसको दोस्तों किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन में दोस्तों इसे जोड़ा गया। साथ ही साथ में अगर बात की जाएगी इसमें दोस्तों मूल कर्तव्य किसमें शामिल, कितने शामिल किए गए? तो दोस्तों इसमें 10 टोटल मूल कर्तव्य हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, टोटल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 10 मूल कर्तव्य हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी इसे किस समिति के द्वारा जो है शामिल किया गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा शामिल किया गया 1976 द्वारा। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 1976 में, 1976 में। 1976 के दौरान दोस्तों इसमें मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। मूल कर्तव्य की बात की जाएगी या संविधान में दोस्तों कहाँ से लिया गया है, तो मूल कर्तव्य दोस्तों किस संविधान के द्वारा लिया गया? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मूल कर्तव्य दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटी की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो ड्यूटी अगर नहीं करोगी तो दोस्तों घरवाली रूस जाएगी। तो अगर आप ड्यूटी नहीं करेंगे तो घर वाले रूस जाएंगे, या फिर घरवाली आपकी रूस जाएगी, गुस्सा हो जाएगी। तो रूस इसका एकदम करेक्ट आंसर है। मूल कर्तव्य दोस्तों रूस के संविधान से लिया गया है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। मानव शरीर का तापमान होता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 40.5 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी है 36.9 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी है 98.4 डिग्री सेल्सियस। या फिर दोस्तों ऑप्शन डी है 82.4 डिग्री सेल्सियस। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों पिछले वाले हमने आपको सेशन में बताया था, उसको उसकी चर्चा भी हम आपसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो हमने आपको दोस्तों मूल कर्तव्य कितने बताए थे? मूल कर्तव्य कितने जोड़े गए थे? मूल कर्तव्य दोस्तों 10 थे। मूल कर्तव्य 10 जो है शामिल किया गया था। किससे? यहाँ पर यहीं पर समझेंगे दोस्तों, बाद में इसका वर्णन हम आपको बताएंगे। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में दोस्तों 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। साथ ही साथ में दोस्तों इसके बाद में मूल कर्तव्यों में पुनः संशोधन हुआ था। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें दोस्तों पुनः संशोधन हुआ सन 2002 में। सन 2002 में दोस्तों इस संशोधन के दौरान क्या हुआ था? एक मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया था। इसमें एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। तो वर्तमान समय में कितने मूल कर्तव्य हैं दोस्तों? अगर बात की जाएगी स्टार्टिंग में मूल कर्तव्यों की कितनी संख्या थी? 10, लेकिन वर्तमान समय में कितनी है? 11। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मानव शरीर का तापमान होता है, तो मानव शरीर का तापमान कितना होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का तापमान दोस्तों कितना होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो 36.9 डिग्री सेल्सियस, या फिर दोस्तों इसको कह सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस लगभग दोस्तों मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है, ठीक है।
सामान्य तापमान होता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए डिग्री फ़ारेनहाइट के बारे में, तो दोस्तों डिग्री में आपका 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में दोस्तों 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। फटाफट से सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। बिहार केसरी किसे कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हैं एक बार सभी दोस्त बताएंगे बिहार केसरी किसे कहा गया है। ध्यान से देखेंगे, बिहार केसरी किसे कहा गया है, डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह को, या फिर दोस्तों डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को, या फिर दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, या फिर दोस्तों जगजीवन राम को। सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। बिहार केसरी किसे कहा गया। तो बिहार केसरी की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो बिहार केसरी किस व्यक्ति को कहा गया है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को क्या कहा गया, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को दोस्तों बिहार केसरी कहा गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की अगर बात की जाएगी तो दोस्तों बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये दोस्तों बिहार राज्य के प्रथम सीएम थे कौन, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। और साथ ही साथ में इन्हें दोस्तों आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आधुनिक बिहार का निर्माता। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है, श्री कृष्ण सिंह को। दोस्तों राजेंद्र प्रसाद को किस नाम से जाना गया है, दोस्तों राजेंद्र प्रसाद का दोस्तों लोकप्रिय उपनाम क्या है, देश रत्न। देश रत्न के नाम से कौन जाने गए, राजेंद्र प्रसाद। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, देश रत्न। जगजीवन राम को दोस्तों किस नाम से जाना गया, बाबूजी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, जगजीवन राम को बाबूजी के नाम से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर दोस्तों बात की जाएगी डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, तो कमेंट सेक्शन में छाप देंगे डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को दोस्तों किस नाम से जाना गया, तो दोस्तों इन्हें बिहार विभूति। यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी है। अगर दोस्तों अनुग्रह नारायण सिंह, तो इन्हें किस नाम से जाना गया, उपनाम इनका बिहार विभूति, बिहार विभूति के नाम से जाने गए। साथ ही साथ में दोस्तों अगर बात की जाएगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो सभी दोस्तों को पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें दोस्तों देश रत्न के नाम से जाना गया। जगजीवन राम की अगर बात की जाएगी तो ध्यान रखेंगे, जगजीवन राम को दोस्तों बाबूजी के नाम से जाना गया। किस नाम से, बाबूजी के नाम से जाना गया। दोस्तों कुछ प्रमुख उपनाम हैं, किन किन व्यक्तियों से संबंधित है, अगर आपको पता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सारे दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एसएससी के द्वारा बार बार पूछे जा रहे हैं, तो उन सभी के बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं जिनके जो है उपनाम है, इनको हम लोग देखेंगे। दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से कौन सा महापुरुष जाना जाता है, सीमांत गांधी। तो दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं। कौन, खान अब्दुल गफ्फार खान। कमेंट सेक्शन में छाप देंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। दोस्तों ये कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से भी जाना गया है। खान अब्दुल गफ्फार खान दोस्तों पहले व्यक्ति हैं, पहले विदेशी व्यक्ति हैं जिन्हें दोस्तों क्या मिला है, भारत रत्न सम्मान मिला। राष्ट्रपति के नाम से सभी को पता है बापूजी जाने जाते हैं, भारत के वयोवृद्ध पितामह। यहाँ पर हम लिख रहे हैं, आपको अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। वयोवृद्ध पितामह के नाम से कौन जाने जाते हैं, सभी दोस्त बताएंगे। और साथ ही साथ में दोस्तों पंजाब केसरी, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे पंजाब केसरी किसका उपनाम है, सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दीन बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं, दीन बंधु किसका उपनाम है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दीन बंधु किसका उपनाम है। साथ ही साथ में लोक नायक किसका उपनाम है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे लोक नायक। अगला दोस्तों आपका है गुरुदेव, गुरुदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध है, सभी दोस्त बताएंगे। और इसके साथ ही साथ में सभी दोस्त बताएंगे राजा जी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है राजा जी। तो यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। अगर बात की जाएगी वयोवृद्ध पितामह, तो भारत का वयोवृद्ध पितामह कौन है, तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी दोस्तों भारत के वयोवृद्ध पितामह के नाम से जाने जाते हैं। पंजाब केसरी दोस्तों, पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो लाला लाजपत राय। ध्यान रखेंगे लाला लाजपत राय पंजाब केसरी। दीन बंधु की अगर बात की जाएगी तो दीन बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे सी एफ एंड्यूज, नाम याद रखेंगे सी एफ एंड्यूज दोस्तों दीन बंधु के नाम से फेमस है। अगर आपसे पूछा जाता है देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो चितरंजन दास।
लोकनायक की अगर बात की जाएगी तो लोकनायक सभी दोस्त ध्यान रखेंगे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण दोस्तों लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध है। अगला दोस्तों गुरुदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो गुरुदेव के नाम से सभी को पता है रविंद्रनाथ टैगोर। मैं नहीं तू ही, यह किसका कथन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। भारत रत्न सम्मान पाने नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। गीतांजलि का जो है गीतांजलि की रचना के लिए दोस्तों इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। राजा जी दोस्तों, राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दोस्तों कौन सी उपाधि मिली थी? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राज गोपालाचारी सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों कुछ अन्य प्रमुख उपाधियां हैं जिन्हें भी हम लोग साथ ही साथ में देखेंगे। देश रत्न आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अजात शत्रु दोस्तों जिसका कोई शत्रु नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर बात की जाएगी नेताजी, तो दोस्तों नेताजी किसका उपनाम था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे सभी दोस्त। भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? बताएंगे भारत कोकिला, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे भारत कोकिला। अगला दोस्तों आपका है स्वर कोकिला, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे स्वर कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? स्वर कोकिला। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है निर्मल हृदय, निर्मल हृदय के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। और साथ ही साथ में दोस्तों तोता ए हिंद, तोता ए हिंद कई बार पूछा जा चुका है। तोता ए हिंद, तोता ए हिंद के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बताना है आपको। भारत का नेपोलियन आपको इस आज के सेशन में ही बता चुके हैं कौन है? समुद्रगुप्त। अगर बात किया जाएगा भारत का मैकियावेली किसे कहा गया है? बताएंगे भारत का मैकियावेली किसे कहा गया? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर दोस्तों बात की जाएगी नेताजी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी। भारत की कोकिला दोस्तों सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू दोस्तों भारत की कोकिला। स्वर कोकिला कौन है? लता मंगेशकर, लता मंगेशकर। अगला बात की जाएगी निर्मल हृदय किसे जाना गया? निर्मल हृदय दोस्तों मदर टेरेसा, मदर टेरेसा को दोस्तों निर्मल हृदय कहा गया। साथ ही साथ में तोता ए हिंद की अगर बात की जाएगी तो तोता ए हिंद कौन है? अमीर खुसरो, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा गया। भारत का मैकियावेली की अगर बात की जाएगी तो भारत का मैकियावेली दोस्तों किसे कहा गया? चाणक्य को दोस्तों भारत का मैकियावेली कहा गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। फटाफट से सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक और शेयर करेंगे और अपने उन सभी दोस्तों को जरूर आज के सेशन के बारे में बताएंगे जिनका दोस्तों एसएससी जीडी का एग्जाम है। भारत का कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे भारत का कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? स्ट्रॉबेरी, ऑप्शन बी है दोस्तों सेब, ऑप्शन सी है दोस्तों अंगूर, या फिर ऑप्शन डी है अनानास। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? सभी दोस्त बताएंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर दोस्तों क्या है? सभी दोस्त बताएंगे। तो भारत में कुल्लू घाटी दोस्तों सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में कहाँ पर की थी? तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने दोस्तों इसकी स्थापना कहाँ पर की थी? बम्बई में की थी। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। 1800 कब की थी? 1875 में। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। इसका आंसर हम इसी सेशन में आपको दे चुके हैं। फटाफट से सभी दोस्त इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। एक बार पुनः दोस्तों इसको हम लोग देखेंगे दोस्तों। यह प्रश्न एसएससी जीडी के द्वारा बार बार दोहराया जा रहा है, एसएससी एग्जाम के द्वारा एसएससी के द्वारा बार बार दोहराया जा रहा है। तो आप लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। अगर बात किया जाएगा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों सबसे पहले हमने आपको बताया था मौलिक कर्तव्य को दोस्तों इसे भाग 4 का में जोड़ा गया। किस में जोड़ा गया? संविधान के भाग 4 का में जोड़ा गया। और किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो इसे दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। 42वें अधिनियम के द्वारा दोस्तों 1976, ध्यान रखेंगे 1976 में इसमें दोस्तों 10
मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। उसके बाद दोस्तों आपका एक और संविधान संशोधन आया, 86वां संविधान संशोधन दोस्तों कब आया था? यह सन 2002 में आया था। इसके अंतर्गत दोस्तों एक जो है और बढ़ा दिया गया, तो वर्तमान समय में इनकी संख्या कितनी हो गई? 11। 42वां संविधान संशोधन किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ध्यान रखेंगे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर दोस्तों हुआ था, इसे ध्यान रखेंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य दोस्तों कहाँ से लिया गया? तो रूस से लिया गया है, जैसा कि मैंने आपको ट्रिक से बताया था। अगर आप ड्यूटी नहीं करेंगे तो आपकी पत्नी रूस जाएंगी या फिर आपका जो है घर वाले रूस जाएंगे, तो ऐसे इसी तरीके से याद कर लेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। कांच की प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? कांच के प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है पायरेक्स कांच, ऑप्शन सी है दोस्तों फ्लिंट कांच, ऑप्शन सी है दोस्तों क्वार्टज कांच, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों रेसा कांच। तो दोस्तों कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों रेसा कांच। रेसा कांच का प्रयोग किया जाता है, या रेसा कांच को दोस्तों क्या कहा जाता है इंग्लिश में? फाइबर ग्लास, फाइबर ग्लास कहा जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, फाइबर ग्लास का यूज किया जाता है दोस्तों कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे और अपने उन सभी दोस्तों तक आज के सेशन को जरूर शेयर करेंगे दोस्तों जिनका एसएससी जीडी का एग्जाम है। यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि नॉर्वे की संसद को कहा जाता है, तो नॉर्वे की संसद को क्या कहा जाता है? एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। नॉर्वे की संसद को दोस्तों क्या कहा जाता है? एक बार सभी दोस्त बताएंगे। नॉर्वे की संसद को क्या कहा जाता है? एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो नॉर्वे की संसद को क्या कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों नॉर्वे की संसद को दोस्तों स्टॉर्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टॉर्टिंग कहा जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। दोस्तों अब कुछ प्रमुख देश हैं, इनकी संसद के बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संसदों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका पूरा एक सेशन आपके इसी चैनल पर मिल जाएगा, जिसमें दोस्तों भारत के जो सारे देश हैं, प्रमुख महत्वपूर्ण देशों के संसद और उनके दोस्तों मुद्रा और साथ ही साथ में दोस्तों उनकी राजधानी के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो उस क्लास को आप लोग जरूर देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगर बात की जाएगी नॉर्वे की संसद कहाँ को कहा जाता है, तो नॉर्वे की संसद को क्या कहा जाता है? सभी दोस्त बताएंगे। नॉर्वे की संसद को सभी को पता है, नॉर्वे की संसद को क्या कहा जाता है? रिक्सडॉग स्टॉर्टिंग कहा जाता है, सॉरी स्टॉर्टिंग कहा जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। नॉर्वे की संसद को क्या कहा जाता है? सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बताएंगे। स्टॉर्टिंग क्या कहा जाता है? स्टॉर्टिंग, स्टॉर्टिंग। अगर बात की जाएगी यहाँ पर सभी दोस्त देखेंगे कुछ प्रमुख देश हैं, इनकी संसद का नाम बताना है आपको। भारत की संसद का क्या नाम है? साथ ही साथ में आपको बताना है दोस्तों पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है। अगर बात की जाएगी पोलैंड की संसद का क्या नाम है, बताएंगे। पोलैंड की संसद का क्या नाम है? रूस की संसद का क्या नाम है? सभी दोस्त बताएंगे। और साथ अगर बात की जाएगी दोस्तों जर्मनी की संसद का क्या नाम है? सभी दोस्त बताएंगे। जर्मनी की संसद का क्या नाम है? साथ ही साथ में आपको बताना है दोस्तों फ्रांस की संसद का क्या नाम है। तो फटाफट से इनके आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। दोस्तों अगर बात की जाएगी भारत की संसद का क्या नाम है, तो सभी को पता है भारत की संसद का नाम दोस्तों संसद ही है। अगला पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है, तो दोस्तों पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। क्या नाम है? नेशनल असेंबली। और साथ ही साथ में अगर अमेरिका की बात की जाएगी तो इसका नाम क्या है? अमेरिका की संसद का नाम दोस्तों है कांग्रेस। क्या नाम है? कांग्रेस, नेशनल असेंबली। पोलैंड की संसद का क्या नाम है? सेज्म। सेज्म दोस्तों पोलैंड की संसद का नाम है। रूस की अगर बात की जाएगी तो इसका नाम है ड्यूमा। ड्यूमा। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी जर्मनी, तो जर्मनी की संसद का क्या नाम है? बुंडस्टैग। ध्यान रखेंगे, बुंडस्टैग जर्मनी की संसद का नाम है। फ्रांस की संसद का नाम है दोस्तों पार्लियामेंट। क्या है? पार्लियामेंट किसकी संसद का नाम है? फ्रांस की। यहीं पर दोस्तों कुछ अन्य संसदों के नाम है जिन्हें हम लोग साथ ही साथ में देखेंगे। सभी दोस्त एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे।
दोस्तों अगर कुछ अन्य महत्वपूर्ण संसदों के नाम के बारे में अगर देखेंगे तो सभी दोस्त बताएंगे डेनमार्क की संसद का क्या नाम है। सभी दोस्त बताएंगे डेनमार्क की संसद का क्या नाम है। तो डेनमार्क की संसद का नाम है फोलकटिंग। क्या नाम है? फोलकटिंग। फोलकटिंग दोस्तों डेनमार्क की संसद का नाम है। अमेरिका की दोस्तों यूएसए की संसद का क्या नाम है? तो कांग्रेस। क्या नाम है? कांग्रेस दोस्तों यूएसए की संसद का नाम है। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है बांग्लादेश, बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? तो बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। क्या नाम है? जातीय संसद। अगला अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों जापान की संसद का क्या नाम है? तो जापान की संसद का नाम है दोस्तों डायट। डायट। अगर अफगानिस्तान की संसद का नाम पूछा जाता है तो इसकी संसद का नाम है शोरा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। भारत की सबसे पुरानी रेलगाड़ियों में से एक हावड़ा कालका रेल, यहाँ पर हावड़ा कालका रेल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत की सबसे पुरानी रेलगाड़ी में से एक हावड़ा कालका रेल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सुभाष एक्सप्रेस, नेताजी एक्सप्रेस, बोस एक्सप्रेस या फिर दोस्तों कोलकाता एक्सप्रेस। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों प्रसिद्ध हावड़ा कालका रेल, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों नेताजी एक्सप्रेस। क्या कर दिया गया है? नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे नेताजी एक्सप्रेस। और यह दोस्तों रेल कब इसका दोस्तों चली थी तो इसे भी हम आपको बताएंगे साथ ही साथ में। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है नेताजी एक्सप्रेस। और यह दोस्तों कब स्टार्ट हुई थी? तो दोस्तों इसे दोस्तों ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1866 में। 1866 में दोस्तों यह चली थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। कहाँ पर चली थी? तो कलकत्ता और दिल्ली, कलकत्ता और दिल्ली के बीच में, कलकत्ता और दिल्ली के बीच में यह रेलगाड़ी चली थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। कौन नाम याद रखेंगे? नेताजी एक्सप्रेस इसका हो गया। पहले नाम था हावड़ा कालका रेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस समय दोस्तों जो नाम बदलकर नए नाम दिए जा रहे हैं सभी चीज़ों के, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन पर एक पूरी सेशन आपको मिलने वाला है। सभी दोस्त एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों आज का सेशन हमारा यही तक है और आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कहते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।